मेट इन इंडिया के खास शो साजिश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने के लिए जो योजना तैयार की है उसको जानकर अरब देशों के अंदर खलबली मच गई है। खूनी अक्टूबर है, नरसंहार वाला नवंबर भी होगा। 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ सभी ने देखा, हमास ने जो कुछ किया, लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल किस तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन साजिश में आज बात अब खूनी अक्टूबर की हम कर लेते हैं और साथ में नवंबर में उस खतरे की भी जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने हमास की 150 से ज्यादा सुरंगों को टारगेट किया है और उसके कई बंकर भी बम से उड़ा दिए गए हैं। लेकिन तबाही का बड़ा खतरा तो गाजा में नजर आने लगा है, क्योंकि इजराइल की बमबारी से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल, मरने वालों की तादाद 9000 के पार कर चुकी है। अब रूस ने भी ये कह दिया है कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये है इजराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी करने के लिए तैयार है। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडा। इस बम से इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4500 किलो बारूद लोड किया गया है। जब गाजा में यह बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। गाजा में पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इजराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बन चुका है। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा बहुत दहला रहा है। दुनिया तक जब यहां की तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो सवाल हो रहे हैं कि आखिर इजराइल ये बमबारी क्यों बंद नहीं करता। तो इजराइल का जवाब है कि हमास के खत्म होने तक गाजा पर बमबारी जारी रहेगी। गाजा पर हो रही इजराइल की दिन रात बमबारी और धमाके देखकर लगता है कि अब खूनी नवंबर की तैयारी है। क्या ये हमले, क्या ये युद्ध नवंबर में भी जारी रहेगा? क्या नवंबर अब अक्टूबर से भी बहुत ज्यादा खूनी होने जा रहा है? क्या अपने 1400 लोगों की मौत के बदले में इजराइल का बम गाजा में 14,000 लोगों की जान लेगा? इजराइल के लड़ाकू विमान और रोजाना इनकी उड़ान इशारा तो यही कर रही है। यह सुरमई रंग का विमान इजराइल का F-15 फाइटर जेट है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक। यह विमान इजराइल को अमेरिका से मिला है। यह पीले रंग का विमान इजराइल का F-16 फाइटर जेट है और गाजा पर सबसे ज्यादा बम इसी लड़ाकू विमान ने बरसाए हैं। यह विमान रोजाना बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं और फिर रात भर बमबारी होती है। F-16 अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। यह 2200 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकता है। यह फाइटर जेट 900 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस विमान में बहुत ही आधुनिक रेडार और सेंसर लगे हुए हैं। F-16 मल्टी रोल फाइटर है, यानी यह विमान पर भी अटैक कर सकता है।
और दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। ये ऐसा सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है और ये 50,000 की फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। अब इजरायल इस विमान से दिन रात बमबारी कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में कोई दिन और रात ऐसी नहीं गुजरती जब इजरायल ने इस विमान से बमबारी ना की हो। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडैम यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। अमेरिका से इजरायल को मिला ये बम बहुत ही खतरनाक तबाही मचाता है। जमीन पर कुछ बाकी नहीं बचता। इसी बम से गाजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड में पूरी तरह से गिरा दी गई। इस बम से इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बना हुआ है। जेडैम को लेकर डर इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल अहली जैसा हाल अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का भी हो सकता है। इजरायल की सेना ने ट्वीट करके दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा अड्डा है। इजरायल की सेना ने एक एनिमेशन ट्वीट किया है। इसमें अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग दिखाई गई है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया ये वीडियो ये साबित करने के लिए है कि यह अस्पताल हमास का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। 17 अक्टूबर को इजरायल पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक बम फटा। बताया गया कि यह जेडैम ही था जिसने अस्पताल के कैंपस में सैकड़ों जान ली थी। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजरायल के हजारों बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। जब ये बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजरायल ने बहुत दलील दी कि ये हमास का रॉकेट था जो मिस फायर हुआ। यही वजह है कि जेडैम जैसे बम फिर से डर पैदा कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो बन ही चुके हैं। गाजा में लाल अक्टूबर के बाद क्या नवंबर में भी खून की नदियां बहने लगेंगी? गाजा और इजरायल इस वक्त बहुत बड़ी हिंसा के दौर से गुजर रहे हैं। गाजा पर इजरायल हजारों टन बम गिरा रहा है तो हमास की तरफ से इजरायल में लंबी रेंज के रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा इस वक्त बहुत बड़े युद्ध के दरवाजे खोल चुका है जिसको रोकने की कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया ताकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए, जंग खत्म हो जाए। दुनिया के 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। एक बात साफ है कि दुनिया नहीं चाहती कि गाजा और इजरायल से अब और बुरी खबरें आए। ना रॉकेट चले, ना टनों टन बम गिरे, अब खून ना बहे, पश्चिम एशिया में शांति हो, हमले बंद हो। इसके लिए बहुत बड़ी अपील पोप फ्रांसिस की तरफ से भी आई है। L'animo di chi è intrappolato dall'odio, converte chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta speranza. गाजा में रात में हमले कैसे हो रहे हैं इसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। गाजा में इस वक्त ना बिजली है, पानी की किल्लत है, ना फोन है, ना इंटरनेट है। इस वक्त गाजा का संपर्क पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। रात भर इजरायल की बमबारी होती है और दिन भर लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों को तलाश करते हैं। गाजा को लेकर तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है। जब से गाजा का संपर्क दुनिया से कटा है तब से वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया।
गाजा में खुल्लम खुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में इजरायल अब भी बच रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच हमास भी खामोश है, हिजबुल्लाह भी खास एक्टिव नहीं हो रहा है। इन दोनों की खामोशी इजरायल को परेशान कर रही है और वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहा। गाजा के आसपास इजरायल के टैंक लगातार घूम रहे हैं, तो लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल की सेना चौकस हो गई है, क्योंकि गाजा में घुसने के बाद हिजबुल्लाह और ईरान से पहले ही बड़े हमले की धमकी मिली हुई है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. ईरान और हिजबुल्लाह की धमकी के बाद ही इजरायल की फौज गाजा में बच कर घुस रही है। इजरायल के टैंक गाजा में टिक कर हमले करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनकी रणनीति हिट एंड रन की हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन हिजबुल्लाह तभी कोई बड़ा एक्शन लेगा जब उसे ईरान से इशारा मिलेगा। ये बात इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। गाजा के चारों तरफ चौकसी बहुत ज्यादा है। वैसे ईरान की धमकी के बाद अमेरिका का रिएक्शन भी फौरन आया है और लगता है कि इस बार बाइडेन के कैंप ने ईरान को लेकर इरादा पक्का कर लिया है, क्योंकि सवाल इजरायल का है। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people. We will defend our security swiftly and decisively. इजरायल की नौसेना ने भी समंदर की तरफ से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के कई कमांडरों के मारे जाने का दावा किया है। समंदर की तरफ से हमास को घेरने वाली बमबारी की तस्वीरें पहली बार जारी की गई हैं। इजरायल ने हमास को जड़ से खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि हजारों टन बम बरसाने और 9,000 लोगों की मौत के बावजूद हमास की लीडरशिप का अब तक कुछ खास नहीं बिगड़ा है। इजरायल की सेना के पास अभी वक्त बहुत ज्यादा है। वो हमास को आराम से खत्म करना चाहता है, लेकिन वो जितनी देर करेगा, गाजा में उतनी ज्यादा लोगों की जान जाएगी, कामयाबी उतनी कम मिलेगी। अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने के साथ दोनों के दुश्मनों को और ज्यादा वक्त मिलेगा। जबकि इजरायल की फौज और टेक्नोलॉजी की जो मिसाल दी जाती रही है, उसकी साख पर भी पहले ही सवाल उठने लगे हैं। एक सरप्राइज अटैक कर शुरुआत गाजा में हमास की ओर से की गई थी, लेकिन अब इजराइल भी पीछे नहीं है। 24 घंटे हवाई हमले गाजा पर हो रहे हैं। इस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल ने न सिर्फ हमास के एयर चीफ को मार डाला है, बल्कि 100 फाइटर जेट से गाजा पट्टी में 5,000 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए। जिस तेजी से अटैक किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब इजराइल को रोकना नामुमकिन हो चला है। गाजा का सर्वनाश, 100 विमानों से 5,000 हमले। आखिरकार 3 हफ्ते बाद इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में भीषण विनाश लीला शुरू कर दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ फटती इमारतों ने, जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज 1 घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5,000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है।
ईरान और तुर्की के उड़े होश, पागल हो गए हैं नेतन्याहू। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जमीन पर आईडीएफ के स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तरबंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखला गया है। यहाँ तक कि ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास से बदला लेने के चक्कर में पागल हो चुके हैं। हमास के आधे कमांडर इजरायल ने मार डाले। हम आपको पिछले 36 घंटे में गाजा में हुए इजरायल के इंतकाम की वो खबरें दिखा रहे हैं जिसने रूस, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र को सन्न करके रख दिया है। पिछले 36 घंटे में इजरायल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर कहां-कहां हमले किए हैं और क्यों अमेरिका कहने को मजबूर हुआ है कि अब गाजा में वो तबाही होनी शुरू हो गई है जिसके बारे में ना तो हमास ने कल्पना की थी और ना ही उन आतंकी और चरमपंथियों ने जो इजरायल पर हमास के हमले के बाद जश्न मना रहे थे। अब जरा ये भी जान लीजिए गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। भीषण हवाई हमलों में गाजा के उड़े चीथड़े। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में रात भर आईडीएफ ने हमले किए हैं। गाजा पट्टी के लोगों का दावा है कि पिछले 21 दिन में सबसे भीषण हमले गाजा में हुए हैं। पूर्वी गाजा में विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में जबालिया शरणार्थी शिविर से लेकर बेट लाहिया और बेट हानुन तक लगातार बमबारी हुई है। खबरों के मुताबिक आईडीएफ के 100 फाइटर जेट्स ने 5000 से ज्यादा हमले पिछले 24 घंटे में किए हैं। उत्तरी गाजा में महज 5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास समर्थक मारे गए हैं। शुक्रवार की रात हुई भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिसमें दर्जनों हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इस वक्त ईरान सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई की बात हो या इजराइल पर डायरेक्ट अटैक की बात, ईरान हर मोर्चे पर खड़ा दिख रहा है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की बैकबोन है ये, मतलब रीढ़ की हड्डी। अब ये दोनों ग्रुप नेतन्याहू के टारगेट पर आ चुके हैं। इन दोनों को एक साथ डील करने के लिए इजरायल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बारूद से भरी गलियों में मौत नाच रही है। रक्त स्नान कर रही है गाजा पट्टी। कुछ 1000 हमास हैं और उनके क्रूर हमले हैं। खामियाजा पूरी 20 लाख की आबादी भोग रही है। क्या गाजा के हर घर में हमास समर्थक हैं? इजरायल भेद भुला चुका है। आतंकी ठिकाने और रिहायशी इलाके के बीच इजरायल के टैंक, तोप और गोले कोई फर्क नहीं कर रहे। यूएन में उठी पुकार को इजरायल से प्रचंड प्रहार मिलता है। इस बीच गाजा जल रहा है 24 घंटे 8 पहर। अब तक कितनी मौतें हुई,
कितने जख्मी हुए, कितने आशियाने खाक हुए और गाजा की सबसे ताजा तस्वीर कैसी दिखती है, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। गाजा अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बाशिंदों के कंधे जनाजों के बोझ से दबे हुए हैं। हर एक मौत का हिसाब खंगालेंगे। इस वक्त इजरायल और लेबनान में मौजूद अपने 2 संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमास के एयर चीफ के मारे जाने से फैले मातम की तस्वीरें। इजरायल के गाजा पर किए गए हमले में आतंकी संगठन हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा मारा गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असेम रकाबा की मौत हो गई है। असेम अबू रकाबा 7 अक्टूबर को किए गए इजरायल के हमले का मास्टरमाइंड था। रकाबा हमास के पैराग्लाइडर्स ड्रोन का कमांडर था। हमास के एयर चीफ की मौत का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजरायल के तोप के मुंह खुले रहेंगे। हमास को मिट्टी में मिलाने के दौरान जो भी सामने आएगा, गाजा की तरफ भूसा बना दिया जाएगा। गाजा में मौतों की तादाद को लेकर इस वक्त ना तो हमास के पास, ना हिजबुल्लाह के पास, ना ईरान के पास, ना इजरायल कोई भी 100% प्रामाणिक रिपोर्ट है। लेकिन मलबा तो दुनिया के सामने है। जिंदगी इनके बीच कितनी और कैसी बची होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा का अभी और जलना तय है। जैसे ही इजराइल गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, वैसे ही हमास का रिएक्शन आएगा और ईरान के सहयोग से इजराइल को कोई बड़ा नुकसान हमास पहुंचा सकता है। दरअसल हमास के एयर चीफ के मारे जाने के बाद संगठन के अंदर खलबली है, लेकिन मिडिल ईस्ट की अपील के बावजूद गाजा के अंदर 1 मिनट भी बमबारी और गोलेबाजी नहीं रुकी है। इस बीच इजरायल पर भी हमास की ओर से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। इजरायल का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को काफी हद तक नाकाम कर रहा है। फिर भी कुछ रॉकेट तेल अवीव पर गिर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन उत्तरी इजरायल को निशाना बना रहा है। इसी बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल से हमला किया। इजरायल के नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश कैसे दुश्मनों से घिर गया है। इजरायल के उत्तर पूर्व में सीरिया जैसा दुश्मन है। उत्तर पश्चिम में लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है, जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, जो इजरायल के खिलाफ अरब देशों के साथ खड़ा है। इन सबके बीच घिरा इजरायल यमन से परेशान है, क्योंकि वहां से हूथी उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। ईरान से परेशान है, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह का आधार है। तुर्की से परेशान है, क्योंकि तुर्की भी हमास को योद्धा मानता है, धर्म युद्ध लड़ने वाला आतंकवादी नहीं। और इन सबके गुट ने इजरायल का खून खौला दिया है। नतीजा सामने है। फिलिस्तीन में बच्चा बच्चा अपनी जान का भूखा है। कब कोई इजरायल का बम उसके चीथड़े उड़ा दे, उसकी मां सीने से चिपकाए रात बिता रही है, लेकिन कब तक बची रहेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमास के आतंकी आकाओं के पास भी नहीं और हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों के पास भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के नेता कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। युद्ध के बीच ये बात बार बार सामने आती है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजरायल के कट्टर दुश्मनों को पैसा देता कौन है, इन संगठनों तक पैसा पहुंचता कैसे है, हमास इतने पैसे से क्या कर रहा है, हमास की अकूत संपत्ति कहां है। हिजबुल्लाह और हमास दुनिया के 2 सबसे अमीर आतंकी संगठन हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के पास से इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकवादी इजरायल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागते हैं। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी स्टेट टेस्टा ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इजराइल किस तरीके से जंग लड़ रहा है इस वक्त, और कुछ आतंकी संगठन भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं। अब हम आपको उन आतंकी संगठनों से जुड़ी फंडिंग का ब्यौरा देते हैं। लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमला करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले नंबर पर है। हिजबुल्लाह की फंडिंग कैसे बढ़ती जा रही है। एक साल में $110 करोड़ यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए उसके पास तक पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर आता है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास।
हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब होता है करीब करीब 8,300 करोड़ रुपए उसको फंडिंग के तौर पर मिल जाते हैं। हिजबुल्लाह की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी को मिलाकर 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में अगर आप बदलेंगे तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 17,430 करोड़ रुपए। ये है दोनों आतंकी संगठनों की कमाई और इसी कमाई के बलबूते वो किस तरीके से आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इतने पैसों के बूते ही इन संगठनों ने इजरायल को परेशान कर दिया है। अब सवाल है कि हमास और हिजबुल्लाह पर इतने पैसों की बारिश करने वाला अमीर है कौन? एक को 100 करोड़ की फंडिंग, दूसरे को 110 करोड़ रुपए की फंडिंग। आखिर कहां से होती है इतनी फंडिंग? सोर्सेज क्या है वो हम आपको बताते हैं। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में नाम पर जो आजादी के नाम पर वो दुनिया भर से मदद ले रहा है, वो है उसकी सबसे बड़ी फंडिंग। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। ये पूरा नेटवर्क वो चलाता है, ग्लोबल फाइनेंसिंग ये नेटवर्क है। हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंचता है, एक बहुत बड़ी चेन है उसके पास में। पैसा सिर्फ बैंक के जरिए नहीं पहुंच रहा है उसके पास में। ब्लॉकचेन रिसर्च TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम 4 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली है। इतनी बड़ी रकम ये देखिए कैसे हमास तक पहुंची। और इसके अलावा हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग जुटाता है। क्राउड फंडिंग से आप समझ गए होंगे किस तरीके से दुनिया भर में पहुंचता है और वहां से फंडिंग जुटाने का वो काम करता है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट यह दावा करती है कि ईरान हर साल 10 करोड़ डॉलर की मदद हमास को करता है। हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को 10 करोड़ डॉलर की मदद ईरान की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही गाजा की सुरंगों में कैसे सामान ले जाने वाला गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूली जाती है। 30% तक की ये लेवी उन लोगों से वसूली जा रही है जो गाजा में बनी सुरंगों के जरिए जा रहे हैं। हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है और इन्हीं सुरंगों को अब निशाना बनाने का काम इजराइल कर रहा है। साल 2007 से गाजा पट्टी में हमास की सरकार चल रही है। ईरान से इस सरकार को मान्यता मिली हुई है। यही वजह है कि ईरान ही हमास की सरकार को सबसे ज़्यादा फंड करता है। ईरान ही हिजबुल्लाह को फंड और ट्रेनिंग देता है। ईरान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इजराइल को जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान को ऐसा करने से अमेरिका से बदला लेने का गुमान होता है और उसे अरब देशों का लीडर बनने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार मामला उल्टा लग रहा है। हमास ने सालों साल पैसा इकट्ठा किया है। फिलिस्तीन के लोगों की भूख और तालीम को गिरवी रखकर गाजा के नीचे 500 किलोमीटर की सुरंग बनाई है क्योंकि इजरायल को मटियामेट किया जा सके। एक मुल्क के नागरिकों को खुद के मुल्क के नेताओं ने आग में झोंक दिया है। हमास के मारे जा रहे कमांडरों की मौत पर मातम मनाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह नेता कतर और तुर्की में रातें बिता रहे हैं। देश जल रहा है। हमास के आका सुकून से पल बिता रहे हैं। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का अनुमान है। हमास के नेता अबू मरजुक के पास करीब 300 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास के एक और बड़े नेता खालिद मशाल के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर हमास हुकूमत करता है। इजरायल के मुकाबले उसके पास नील बटे सन्नाटा है, लेकिन युद्ध दिन, हफ्ते और महीने में तब्दील होने वाला है क्योंकि हमास को तेहरान से पैसा भी मिल रहा है और हथियार भी मिला है। जाहिर है हमास को नेस्तो नाबूद करने से पहले बाइडन और बेंजामिन नेतन्याहू को इनके खजाने पर चोट करना होगा, जिसकी जद में अब कई अरब देश आएंगे।
नेतन्याहू ने हमास को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है क्योंकि इजरायली आर्मी की एक बहुत ही खतरनाक बटालियन अब हमास से लड़ने को तैयार है। इजराइल में इस फोर्स को बिल्ली बटालियन कहा जाता है, जिसने हमास के एक बड़े हमले को पहले घंटे में ही नाकाम कर दिया। अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसकी सेना गायब थी। सबसे एडवांस मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी को हमले की भनक तक नहीं लगी। इजराइल की एलीट यूनिट पूरी तरह से फेल हो गई। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। (1973) के बाद ऐसा पहली बार था जब इजराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ। इजराइल पूरी तरह नाकाम हो गया, लेकिन उसकी एक बटालियन थी जो पूरी तरह अलर्ट थी और इस बटालियन को इजराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जाना जाता है। यह बिल्ली बटालियन क्या है? इस बटालियन की ताकत क्या है? यह इजराइल की सबसे खूंखार फोर्स बनकर अचानक कैसे उभरी है? ये समझने के लिए सबसे पहले 7 अक्टूबर का ऑपरेशन देखिए, जब हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे। गाजा पट्टी से हुए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया और फिर जो हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन नेतन्याहू जंग का ऐलान कर उससे पहले इजराइल की एक ऐसी यूनिट एक्टिव हो गई जिसने हमास के हमले को कमजोर कर दिया। यही यूनिट इजराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जानी जाती है। इसी बिल्ली बटालियन ने हमास के हमले को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया। इस बिल्ली बटालियन में 70% से ज्यादा कमांडो लड़कियां हैं। ये लड़कियां इजराइल में शेरनी कही जाती हैं। इजराइल की इस फोर्स को असल में काराकल बटालियन कहा जाता है। यह बटालियन इतनी खतरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। इस बार भी यही हुआ। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद बिल्ली बटालियन एक्टिव हुई और उसकी 13 कमांडो लड़कियों ने हमास के 100 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ की महिला कॉम्बैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है, इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानी बिल्ली बटालियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटालियन के ऑपरेशन हमास के बारे में जान लीजिए।